सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 को आपको मिलान करना है। ये पहला टॉपिक होता है पॉलिटी का, जिसको हम कहते हैं आपके क्या, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक विकास। क्या बोलते हैं? संवैधानिक विकास कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहते हैं। इस टॉपिक को आप हिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं और इस टॉपिक को जर्नली जो है पॉलिटी के अंदर भी आपको पढ़ाया जाता है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1813, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861। चार ऑप्शन आपके सामने, चारों की सूची 2 में आपके इनमें क्या हुआ था उसके बारे में यहां पर उल्लेख है। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, हम इधर देखते हैं दोस्तों, ये कब कब हुए हम वो देख लेते हैं ना। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो अनुमति है वो आपको याद होगा 1813 के जो चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा प्रदान की गई थी। ये शायद आपको याद होगा ना, 1813 वाला जो अधिनियम था कि भारत के अंदर जो ईसाई मिशनरी है वो आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं ना। विभागीय प्रणाली, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कभी कभी दोस्तों इंग्लिश वाला लिखता है आपके पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, कभी कभी जो है विभागीय नहीं लिखता है, इसके स्थान पे क्या लिखता है? पोर्टफोलियो सिस्टम है। अरे जो आप आज मंत्री परिषद देख रहे हो ना, वही आपके पोर्टफोलियो सिस्टम है और इसकी शुरुआत संविधान के अंदर 1861 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसके द्वारा हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों स्थापना, ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में आपकी जो स्थापना है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। देखो कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना पूछता तो सवाल अलग होता। देखो मेरी बात सुनना, कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना पूछता, सवाल होता दोस्तों कौन सा आपके, तो आंसर होता 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसी के द्वारा हाई कोर्ट की स्थापना की बात की गई और 1862 के अंदर जो है 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता के अंदर हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी, आपको शायद याद होगा। और ये भारत का पहला हाई कोर्ट था ना, भारत का पहला हाई कोर्ट था, ये भी शायद आपको याद होगा। लेकिन पूछ रहा है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है, ध्यान रखना। और इसी एक्ट के द्वारा आपके इसके हेड कौन बनाए गए? इसके मुख्य न्यायाधीश जो है अलीजा इम्प्रे जो है, इनको बनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद घोषणा पत्र, अगर इसके बारे में पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों 1857 का जो आपकी क्रांति थी, उस क्रांति के बाद में ब्रिटिश सरकार ने EIC से कहा कि आपका शासन समाप्त होता है, अब सीधा भारत के ऊपर ब्रिटिश क्राउन जो है उसका शासन स्टार्ट होगा। और 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये भारत में दोस्तों आता है ना, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये भारत के अंदर आता है। और इस एक्ट के द्वारा पहली बात तो भारत का जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है इसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है, याद कीजिए। और यहीं पर एक नई पोस्ट आती है भारत सचिव के नाम से। किस नाम से आती है? भारत सचिव के नाम से एक नई पोस्ट आती है, याद कीजिएगा। और दोस्तों यहीं पर आपके कहा गया था, आपके यहीं पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं जिनकी स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर होती है 1784 में, इसको भी यहां पर समाप्त कर दिया। और यह दोस्तों जो घोषणा थी ना, इस घोषणा को कैनिंग के द्वारा पढ़ाया गया जो कि भारत के पहले वायसराय थे। और कहां से पढ़ा इस घोषणा को? इस घोषणा को कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद से पढ़ा गया था, आपको नोट करना है। और यह घटना कब की है? 1858 की घटना है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। निकाल लीजिए आंसर क्या होगा आपके, ऑप्शन नंबर 103 आंसर होगा आपके। ए का 3 दोस्तों एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सो ए का 3, बी का 1 हो गया, और सी का आपके तो सी का 4 हो गया, और डी का आपके क्या हो गया? डी का जो है आपके 2 हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा विभाग दिया गया, ठीक है। तो राजकुमारी दोस्तों अमृत कौर जो है, अगर इनकी बात करूं मैं आपसे, देखो संविधान सभा में कुल हमारे पास 15 महिलाएं शामिल थी ना। संविधान सभा जो है इसमें हमारे पास में दोस्तों कुल मेंबर कितने? कुल मेंबर 389 थे, आपको याद होगा। हर 10 लाख पर एक मेंबर होगा, कैबिनेट मिशन के अंदर से कहा गया था। तो 1 नवंबर को आपके 1858 के अंदर इलाहाबाद से कैनिंग ने घोषणा पड़ी थी, आपको ध्यान रखना है ना, 1 नवंबर 1858 को। अच्छा, संविधान सभा में कुल आपके 389 मेंबर होंगे। इस 389 में से कितनी महिलाएं? आपके 15 महिलाएं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस 15 महिलाओं में एक महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी। और इन महिलाओं को भारत में जो पहला कैबिनेट बनाया गया, पहला जो मंत्रिमंडल बना, उसमें जगह मिलती है और भारत में स्वास्थ्य मंत्री बनती है। कौन बनती है? स्वास्थ्य मंत्री बनती है। और ये भारत की पहली महिला आपके मंत्री है ना, भारत की पहली महिला मंत्री है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, स्वास्थ्य मंत्री इनको बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा, लास्ट में पूछूंगा कितने आपके गलत हुए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम क्या है? देखना आप आज इन 50 सवालों को आप देखिए, ठीक है, और ये समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको किस दिशा के अंदर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। ये पॉलिटी के जो 50 सवाल मैं लेकर आया हूं, आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाला है। किस प्रकार हम गलती करते हैं, कहां छोड़ते हैं, उसको आपको अनुभव करना है, ठीक है। देखिए
देखिए संविधान में प्रस्तावना की जो राज्य की प्रकृति है उसके बारे में दोस्तों बात कर रहा है, ठीक है। देखो प्रस्तावना जब शुरू होती है तो उसमें होता है हम भारत के लोग, मतलब कि इस संविधान में जो पावर है वो किसको दी गई है, आपके आपको और मुझे, मतलब कि भारत की जो जनता है उसे दी गई है। हम भारत के लोग भारत को, है ना। अब भारत का स्वरूप कैसा होगा, तो भारत का स्वरूप होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या होगा आपके, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों इसके बाद क्या आएगा आपके, समाजवादी, समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और फिर आएगा कौन सा आपके, फिर आएगा दोस्तों लोकतांत्रिक गणराज्य। कैसा होगा, लोकतांत्रिक गणराज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसको दोस्तों हमेशा जो है इसके ब्रैकेट में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पूछूं आपसे, सोवर्जिनिटी, है ना। समाजवादी पूछूं आपसे, सोशलिस्ट हो गया। पंथ निरपेक्ष पूछूं आपसे, सेकुलरिज्म हो गया। लोकतांत्रिक पूछूं आपसे, डेमोक्रेटिक हो गया। गणराज्य पूछूं आपसे, रिपब्लिक हो गया। तो SSSDR जो है ये आपको ध्यान रखना है ना, इस क्रम में आपको ध्यान रखना है इसको। तो भारत का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। इसमें से दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन जो है ये मूल संविधान में नहीं थे रसगुल्ला। कभी ये सवाल पूछ लेना कि निम्न में से कौन मूल संविधान में नहीं था, तो ध्यान रखना है। तो समाजवादी और आपके जो पंथ निरपेक्ष है ये दोनों आपके हमने बाद में जोड़े थे। आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है 1976, और आपके तो एग्जाम में केस भी पूछते हैं, भारत के जो प्रमुख केस है वो भी एग्जाम में आते हैं, आगे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है आपके कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए, और भारत की जनता को दोस्तों, अब उसके बाद में हमारी जो जनता है, जो नागरिक है भारत के दोस्तों, उनको जो है 3 प्रकार का न्याय दिया गया आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कैसा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ये प्रोवाइड करवाया गया है दोस्तों। इसके अलावा 5 प्रकार की फ्रीडम जो है दी गई है, विचार अभिव्यक्ति, कौन सी है, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति दोस्तों आपके, विश्वास, धर्म, उपासना। क्या है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो है ये 5 तरह की फ्रीडम है आपके, और 2 तरह की समता, ये भी हमारे संविधान में दिया गया है ना। तो लिखिएगा इसका सही क्रम दोस्तों, ये शुरुआत यहां से होगी आपके, और सेकंड नंबर पे समाजवादी आएगा, SSSDR, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नोट कीजिए। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। एक तो आप ध्यान रखना, आपका इससे पहले पेपर 2021 में हुआ है, ठीक है। 2021 और 2025 का जो आपके लेवल है दोस्तों, इसमें बहुत अंतर है, पूरा की पूरा अंतर है। कई लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं और कर लेते हैं ना दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। तब क्वेश्चन का ट्रेंड था, 1 लाइनर क्वेश्चन सीधा पूछता था कि भारत में पहला परिसीमन आयोग कब बना, ये 2021 में पूछा गया, ठीक है। आज पूछेगा कि निम्न में से कब कब भारत में परिसीमन आयोग बनाए गए, तो 3-4 ऑप्शन होंगे, फिर आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो ट्रेंड चेंज हो गया, कंसेप्ट सेम ही रहा है ना। देखिए सूची 1 और सूची 2 दोस्तों मैच करते हैं, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछूं आपसे, ये हमने दोस्तों कहां से लिया, हमने, अरे विधि निर्माण कहां से लिया, हमने इंग्लैंड से लिया, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन आपके जुडिशियल रिव्यू पूछूं आपसे, ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। दोस्तों वहां पर एक केस हुआ था, बड़ा फेमस केस था, मेडिसन केस था, बड़ा फेमस आपके, वहां पर जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। और हमारे यहाँ पर एक केस हुआ, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस था। और इसी केस में जुडिशियल रिव्यू जो है आपके, इसको भारत में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें शामिल किया था ना। और इसके बाद में स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत पूछूं आपसे, ये फ्रांस से लिया गया, कहां से, फ्रांस से लिया गया आपके। और अवशिष्ट शक्तियां, ये बड़ा क्वेश्चन बढ़िया है। रेसिडुअल पावर जो है, मतलब जो पावर सेंटर संबंधित होंगी वो संघ के पास में, जो राज्य संबंधित होंगे राज्यों से, बाकी जो बची होंगी वो किसके पास होंगी, पार्लियामेंट के पास होंगी। तो हमारे यहाँ पर जो रेसिडुअल पावर है वो कहां पर है, पार्लियामेंट के पास में। तो और ध्यान देना कहां से हमने लिया, कनाडा से हमने लिया, कहां से लिया है, कनाडा से हमने लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए ए का आंसर क्या हो गया आपके, ए का बी हो गया, ए का बी 2 के अंदर है, इसको हटा दो, इसको हटा दो आपके। और सो वी का आंसर आपके, बी का आपके सी हो गया, तो बी का सी दोस्तों आपके, बी का सी दोनों के अंदर है। 3 का आंसर ए हो गया, 3 का आंसर ये, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिए ना। बी फॉर बापूजी, ठीक बात है, सी फॉर चप्पल, है ना, ठीक है। ऑप्शन निम्नलिखित में से भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखो अब ये क्वेश्चन आपके सामने, आज दोस्तों बीपीएससी का एग्जाम हुआ, ठीक है। मैं एक आध दिन में उसका वीडियो डाल दूंगा आपको, हर क्वेश्चन, देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि 100% मिल जाएगा, पर मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि 80% पेपर जो बिहार का पोर्शन छोड़ दूं तो आपको वो आपको मैं जो है वीडियो के अंदर प्रूफ के साथ डाल दूंगा। बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चन, हो सकता है पेपर ठीक ठाक आया होगा, पर
अगर आपकी अप्रोच ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से अप्रोच है, तो आप कर ले जाओगे ना। अब देखो पढ़ता दोस्तों हर कोई ये सवाल को, पर पेपर में जिस दिन सवाल आएगा उस दिन गलत नहीं होना चाहिए। ये सिली मिस्टेक वाला कंसेप्ट ये नहीं होना चाहिए, वरना सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, 4 राज्य लिखे हुए हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। अब दोस्तों कई लोग याद करते हैं इसको ATMM, ठीक बात है, A फॉर असम हो गया, तो असम दोस्तों आपके नहीं पूछा है तो असम नहीं आएगा। दोस्तों आपके T फॉर त्रिपुरा, त्रिपुरा ऑप्शन में है ही नहीं। अब बताओ मुझे, M फॉर मिजोरम होगा, M फॉर मणिपुर होगा, M फॉर मेघालय होगा? कंफ्यूजन होगा ना कि M फॉर मणिपुर लगाऊं, M फॉर मिजोरम लगाऊं या M फॉर मेघालय लगाऊं। कंफ्यूजन क्यों ही करना दोस्तों, इससे बढ़िया जो है आप याद कर लीजिए दोस्तों आपके कि रम पी कर लिखना, रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, रम पी कर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, बोल वाके बिहारी लाल की जय। तो रम पीकर मेघा मेरी आस पूरी कर दो, ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों आपके। अगर एक बार याद हो गया तो फिर भूलोगे नहीं आप। आपके रम मतलब मिजोरम हो गया, तो मिजोरम भी दोस्तों नहीं आएगा आपके। और मेघा मतलब मेघालय हो गया, सो मेघालय, सो मेघालय भी जो आपके सो मेघालय भी नहीं आएगा। आस का मतलब असम हो गया, असम भी दोस्तों नहीं आएगा आपके। और पूरी का मतलब त्रिपुरा हो गया, क्या हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो त्रिपुरा भी नहीं आएगा। तो कौन इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है मणिपुर, इसका ठीक आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला भारत के संविधान की किस अनुसूची संबंधित है? देखो अब ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएसआई के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ट्रेंड को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा था पीसीएस के लिए और आपने यहां पर लगा दिया यूपीएसआई का पेपर में बैठ गए आपके। अब जो क्वेश्चन जो आपके केस वाले होंगे वो यूपीएसआई के लिए बढ़िया आते हैं, यूपीएसआई की पॉलिटी लेवल की पॉलिटी आएगी, तैयार रहना इसके लिए। आज क्या क्या जा रहा हूं पहली क्लास के अंदर दोस्तों ना। देखिए ये जो आपके केस था IR कोहलो बनाम दोस्तों आपके तमिलनाडु संघ, जो मामला था आपके 2007 का केस है। मैं आपको 20-25 केस पढ़ाऊंगा जो कि बड़े महत्वपूर्ण है, और केस को पढ़ने का भी दोस्तों अलग मजा है ना। कई लोग लाइन से पढ़ते हैं 1951, 55, 57, 67, उसे याद नहीं होगा। ठीक है, केस को लिंक करना पड़ता है आपस में ना। दोस्तों ये जो केस था आपके, ये केस हुआ था किसके लिए, अनुसूची 10 जो है इसके लिए हुआ था आपके। और इसमें आप जानते हो क्या है, इसमें आपके दल बदल रोकने के लिए जो कानून है उससे संबंधित आपको नोट करना है। ठीक है, दल बदल रोधी जो कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको हम लोग, जो है राजीव गांधी जी के समय आपके आया था। 52वां संविधान संशोधन हमने किया था 1985 दोस्तों, आपको याद होगा आपके, ये आपके इससे संबंधित आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे, यहाँ पर सवाल पूछे आपसे, और सॉरी ये केस दोस्तों, ये केस जो आपके यह केस जो आपकी ये अनुसूची नंबर दोस्तों आपके लिखना, अनुसूची नंबर 9 जो है उससे संबंधित है। ठीक है, ये अनुसूची नंबर 9 से संबंधित आपके IR कोहलो बनाम तमिलनाडु केस। ठीक है, ये अनुसूची 9 का केस है। ठीक है दोस्तों, याद कीजिए आपके अनुसूची 9 में क्या लिखा हुआ आपके, ये पहला संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा आया था 1951 के अंदर। किसके द्वारा, 1951। कई लोगों की सांसें रुक गई होंगी, गुरुजी हमने नवी पढ़ा था, आपके 10वीं को कह रहे हो आप, तो सर नवी का ही है ना। देखिएगा एक केस और लिखाऊंगा आपको, पहला संविधान संशोधन 1951 के अंदर, और सो भूमि सुधार संबंधित था, आप जानते हो नवी अनुसूची जो आपके। लेकिन सो यहाँ पर एक बात लिखी गई थी कि जो भी विषय इसके अंदर डाल दिया जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, मतलब कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं करेगी, ऐसा यहाँ पर लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर उसे लिखा गया था ना। इसके बाद उसे क्या हुआ, इसके बाद में ये जो केस हुआ, इस केस में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973, मतलब कि केशवानंद भारती केस से पहले जो कुछ डाला जाएगा उस पर तो नो जुडिशियल रिव्यू होगा, लेकिन इसके बाद जो भी डाला जाएगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होने वाला है। ये आपके इस केस में कहा गया। एक केस और ऐसा ही हुआ था आपके, बामन राव केस लिखना, बामन राव केस जो है ना इसका संबंध भी अनुसूची नंबर 9 से ही था। ठीक है, जो बामन राव केस है इसका संबंध भी अनुसूची नंबर 9 से ही था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो केस का नाम लिखिए, दो केस का नाम लिखिए। एक है आपके IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य, और एक केस का नाम है बामन राव केस। कौन सा केस है, बामन राव केस है। दोनों का संबंध किससे, आपके दोनों का संबंध आपके अनुसूची नंबर 9 से था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक केस था कोहलन केस। कौन सा केस था, कोहलन केस था, मैंने वो सवाल ढंग से नहीं पढ़ा था। एक केस था कोहलन केस। ठीक है, ये कोहलन केस जो है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध अनुसूची नंबर 10 से था, जो दल बदल आपके दल बदल विरोधी जो कानून है इससे संबंधित था, आपको नोट करना है। ठीक है, दल बदल विरोधी जो कानून है इससे संबंधित था, और यह कानून 10वीं जो अनुसूची आई थी हमारे यहाँ पर, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा आई थी, राजीव गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। और आप जानते हो आपके एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल को बदलने से रोकने के लिए कानून आया था, ये कोहलन केस था ना। तो कोहलन केस अनुसूची नंबर 10 ध्यान रखना है, और आपके जो कोहलो और आपके इसके अलावा बामन राव केस अनुसूची नंबर 9 ध्यान रखना है। ठीक,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन से विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। आज भी दोस्तों बीपीएससी में कौन सी चीज स्टेट लिस्ट के अंदर है, कौन सी संघ के अंदर है, ये क्वेश्चन वहां भी पूछा गया है ना। एक लिस्ट आपको बनवाई जाएगी प्रॉपर इसके अंदर कि कौन सी चीजें आपके स्टेट में आती है, कौन सी समवर्ती में आती है और कौन सी संघ सूची के अंदर आती है ना। अभी इस सवाल को देखिए ना दोस्तों, 1976 के अंदर एक आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो, याद करना। अच्छा, ये संविधान संशोधन 1977 में लागू हुआ था। नोट करना, सवाल पूछे कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष में लागू हुआ, तो ध्यान रखना 1977 में लागू हुआ है। 76 के अंदर दोस्तों ये आया था ना। जैसे आप सुनते हो 61वां संविधान संशोधन, सुनते हो आप 61वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये आपके जो है वो आपके 1988 में आया था, ठीक है। लागू कब होता है, 1989 में होता है। तो ध्यान रखना दोनों में दोस्तों अंतर है, ठीक है। चलिएगा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसमें कहा गया था कि जो 5 विषय हैं इनको राज्य सूची से बाहर निकालकर किस में डाला जाएगा, समवर्ती सूची में डाला जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। वह 5 विषय कौन कौन से थे आपके, शिक्षा था एक आपके, एक न्याय प्रशासन था, तो एक मापतोल था, एक आपके वन और वन्य जीव थे ना। सो एक वन्य जीव था और नंबर 5 था वन, ठीक है। तो वन, वन्य जीव, नापतोल, न्याय प्रशासन, शिक्षा। तो जनगणना दोस्तों इसमें नहीं थी, ठीक है। जनगणना जो है यह इसमें नहीं है। जनगणना आज भी संघ सूची का विषय है, ठीक है। जनगणना आज भी किसका विषय है, संघ सूची का विषय, आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन 5 चीजें आती है, शिक्षा, न्याय प्रशासन, मापतोल, वन्य जीव और वन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि 1 2 3 5, 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी में आएगा। 1 2 3 5 आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों मैच कीजिए, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, आर्टिकल 13 है ना, यहां पर उनके बारे में लिखा हुआ है। देखो नए राज्य का दोस्तों प्रवेश की बात करूं मैं आपसे, इसे इंग्लिश में नोट करना, आपके इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट कहते हैं। मैंने आपको नोट्स में याद करवाया कि इसका एग्जांपल कौन सा, सिक्किम, ठीक है। कोई नया राज्य भारत में शामिल होगा, सिक्किम होगा आपके, और यह आर्टिकल नंबर कौन सा है, 2, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 2 है। सिक्किम को भारत में शामिल किया था, 1975 की बात थी, 36वां संविधान संशोधन था ना। संघ का दोस्तों नाम और राष्ट्र पूछूं आपसे, ये आर्टिकल नंबर 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 1 के अंदर ये लिखा हुआ है। अरे इसमें तो वो लाइन लिख रही है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, याद करो, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो यहीं पर लिखा गया है ना, कि इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा, वो जो है आपके, वह आपके यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नए राज्य का निर्माण पूछूं आपसे, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा में परिवर्तन पूछूं आपसे, ये अनुसूची नंबर 3 हो गई, जिसके द्वारा आपके बहुत सारे राज्य, पूरी लिस्ट बनवाऊंगा आपको, तेलंगाना जो भी राज्य वो सब है ना। मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि दोस्तों, ये आर्टिकल 13 है, ठीक है। इसको समझना आपके, मान लो संसद दोस्तों कोई अधिनियम बनाती है, ठीक है, मान लो पार्लियामेंट जो है वो कोई अधिनियम बनाती है, और वो जो अधिनियम है वह आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अधिनियम को समाप्त कर सकती है, उस अधिनियम को छोटा कर सकती है, ये पावर उसको आर्टिकल 13 में दी है। हमारे संविधान में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू की बात दोस्तों नहीं की, हमारे संविधान में आर्टिकल 13 ही क्या है, आपके आर्टिकल 13 ही जुडिशियल रिव्यू का आधार है। न्यायिक सक्रियता जो आपके न्यायिक जो पुनरावलोकन है, इसका आधार भारत में कौन सा है, आर्टिकल 13, आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा, ये दोस्तों मैच हो गया आपके यहाँ पर। सो ये 1 का पूछूं आपसे, 1 का क्या, 1 का आपके 2 आ गया, तो ए का 2 आ गया, ए का 2 1 में ही आपके, तो ए का 2, 2 का 1, सी का 3 और डी का 4 है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सर के ऊपर क्या है, मेरे सर के ऊपर बाल रसगुल्ला और बाल के ऊपर लाइट है, ठीक है। हाँ मेरे बगल में दोस्तों लाठी है ना, बगल में लाठी है, सर के ऊपर क्या है, बहुत बढ़िया, जो तेरे सर के ऊपर नहीं है, जो उड़ गए है ना। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकते, देखना सवाल, देखना कौन से फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं होगा। ये तो बड़ा आसान सवाल हुआ। सवाल ये पूछ ले आपसे कि ये बात लिखी कहां पर है, सवाल ये पूछ ले कि ये बात दोस्तों किस आर्टिकल में लिख रही है, तोते वहां पे उड़ेंगे, ठीक है। ये बात किस आर्टिकल में लिख रही है, तोते इस बात पे उड़ने चाहिए ना। तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 जो है
इनका सस्पेंशन नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आर्टिकल 20-21 का नहीं होता सस्पेंशन, ये आपको नोट करना है। और ये बात पूछूं आपसे कहां पर लिख रही है, तो पहले तो आप आंसर लगाइए, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपके अनुच्छेद 20 और 21 है। ये बात कहां लिख रही है, ये बात आपके आर्टिकल नंबर 359 में लिख रही है। कहां लिख रही है, आर्टिकल नंबर 359 के अंदर जो है, सो ये बात आपकी लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 358 359 इससे संबंधित है ना, ये 358 और 359 जो है इसी संबंधित आपके कि फंडामेंटल राइट पे प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये आपके 358 359 ध्यान रखिए ना। चलिए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, बताओ भाई। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 से आर्टिकल 49, आर्टिकल 50। क्या आंसर होगा बताओ फटाफट से, ए बी सी डी। आपके अनुसार क्या इसका आंसर होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन जो है, वन वन्य जीव। ये क्वेश्चन अभी यूपी पैट में भी पूछा गया था ना, ये क्वेश्चन अभी यूपी पैट जो एग्जाम वहां भी आया था आपके। इसका आंसर क्या होगा, देखो जो भी दोस्तों आपके बच्चे ऑप्शन नंबर बी आंसर लिख रहे हैं वो गलत लिख रहे हैं, ठीक है। देखो माना कि इन चारों में से आप इसी पे लगाओगे दोस्तों आपके, पर इसका सही रूप आर्टिकल 48A आएगा ना। जब भी संविधान में कुछ भी जुड़ता है संविधान संशोधन से, तो संविधान में उसको कैपिटल ए से लिखते हैं ना। स्मॉल ए का मतलब तो था कि वो संविधान में पहले से ही था, ठीक है। कैपिटल ए का मतलब है कि उसको संविधान में जोड़ा गया है ना। किससे जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है इसके द्वारा जोड़ा गया। जैसे कि आर्टिकल 39 दोस्तों ए, ठीक है। जैसे कि आपके आर्टिकल 323 है, जैसे कि भाग 4A है ना, भाग आपके 14 है, ये सब आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, कैपिटल ही मिलने वाले हैं ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर दोस्तों आपके, इसको ठीक कीजिएगा, आर्टिकल 48A कीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की विधेयकों पर वीटो शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयार है ना दोस्तों आपके, कि राज्यपाल की जो वीटो पावर, देखो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण बनता है और करंट अफेयर्स जो है इसके हिसाब से भी यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनता है, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के अंदर विवाद हुआ था कि राज्यपाल किसकी नहीं सुन रहा था, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहा था। मुख्यमंत्री साहब कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि हमारी सुन ही नहीं रहा है, हमारे बिल को पास नहीं कर रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि राज्यपाल के पास दोस्तों कोई भी बिल आता है उसके पास पावर होती है आर्टिकल 200 के अंदर, ठीक है। वह उस बिल को पास कर सकता है आपके, वह उस बिल को रोक भी सकता है कुछ समय के लिए आपके सो, और वह उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या फिर दोस्तों वह उस बिल को आपके अनिश्चित काल के लिए रोक लेता था ना, अनिश्चित काल के लिए रोक लेता, या फिर वह इस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता, और फिर राष्ट्रपति के पास पावर होती आर्टिकल 201 के अनुसार पावर होती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रोक तो सकते हो, आप रोक सकते हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोस्तों आप जो है आपको एक निश्चित समय दे रहे हैं, 3 माह से ऊपर आप नहीं रोक पाओगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए 3 माह का समय जो है इसमें डिसाइड किया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। आर्टिकल 200 जो है आपके नोट करना, ये राज्यपाल के पास में, इसको बोलते हैं जो गवर्नर के पास में असेंट ऑन बिल कहते हैं ना, मतलब बिल के ऊपर से कौन सी पावर, जैसे राष्ट्रपति के पास आर्टिकल कौन सा 111 है ना, असेंट ऑन बिल वाला ना, बिल के ऊपर कौन सी पावर है वो आर्टिकल 111 होता है। राज्यपाल के पास में आर्टिकल कौन सा होता है, 200 आर्टिकल होता है। और राज्यपाल इसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए कोई बिल आरक्षित करता है तो उसके पास पावर कौन सी है, 201 के अंदर पावर होती है। इसके पास भी मैक्सिमम पावर 3 महीने होगी, ये भी साफ साफ कहा है ना, इसके पास भी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 3 माह ही होगी, ये आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस जो एग्जाम है वहां पर सवाल पूछा था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है इसका जिक्र दोस्तों कहां पे किया गया। देखो इसका जिक्र संविधान में 243 ZD जो है यहां पर किया, ऑप्शन नंबर है। कभी कभी आप हो सकता है क्वेश्चन जो पूछा गया है ना आप उसका आंसर नहीं जानते होंगे, वहां पर आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 241 दोस्तों, ये जो यूटी है उनके अंदर आपके हाई कोर्ट की स्थापना की बात करता है ना। 249 आपके अगर राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना है तो वहां पर राज्यसभा जो है विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है, तो वहां पर कानून बना सकते हैं। ये 249। 262 पूछूं आपसे, नदी संबंधित कोई विवाद हो गया तो वहां पर जो प्राधिकरण बनेगा वो 262 में। तो ये तीनों जानते हो तो अब तो भी आपका आंसर 243 ZD आपका ठीक आंसर
आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहला राजकीय भाषा आयोग, देखो आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा आज। ठीक है, राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों ना, ये आयोग वाला चैप्टर कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप यूपीएसआई दो, 3-4 सवाल आपको आयोग वाले मिल ही जाएंगे। जैसे पिछली बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछा गया, राष्ट्रीय आपके एनसीपीसीआर भी पिछली बार पूछा गया था, आता है दोस्तों आयोग वाला क्वेश्चन जो है। ठीक है, देखिएगा अब पहली बात दोस्तों, भाग 17 जो है ना, भाग 17 जो है इसमें भाषा के बारे में जिक्र किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, सो आर्टिकल इसमें 344, कौन सा आर्टिकल इसमें 344 आर्टिकल है। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भाषा के संवर्धन के लिए हम आयोग बनाएंगे, पर आयोग बनाने वाला कौन होगा, राष्ट्रपति। ये बढ़िया क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट आयोग बनाएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन आयोग बनाएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, और पहला आयोग एक ही आयोग बना अब तक, आपके बीजी खरे की अध्यक्षता में बना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 1955 के अंदर, आपको ध्यान रखना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जो साथ में मेरे पढ़ा हुआ है वो इस सवाल को दोस्तों आराम से उड़ा देगा। ठीक है, देखना, छोड़ना नहीं दोस्तों, और याद भी नहीं करना। आपके 371 में दोस्तों, आपके 371 में 371 ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच दोस्तों आई, याद करो। ई का मतलब आपके क्या है, एस्टेब्लिशमेंट वाला, आपके मैंने कहा था दोस्तों। एफ आपके सिक्किम दोस्तों, आपके जी हमारा जी आपके मिजोरम हो गया है, एच दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपके आई गोवा हो गया, जे के आपके कर्नाटक हो गया दोस्तों, आपके 71 में आपके महाराष्ट्र, आपके गुजरात हो गया, ए फोर नागालैंड हो गया, नागालैंड याद कीजिए आपके, बी फोर असम हो गया, सी फोर आपके मणिपुर हो गया, डी फोर क्या है, डी फोर जो आपके वह आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना हो गया। इतना ही था। ठीक है, वो सब जानते इस बात को। बाकी सवाल पूछ रहा है 371 ए में नागालैंड हो गया, बी में असम हो गया, सी में दोस्तों आपके मेघालय नहीं मणिपुर हो गया, कौन, मणिपुर हो गया, डी में आपके आंध्र प्रदेश हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। आज तो पहली क्लास में आपको समझा रहा हूं कि सवाल कैसे पूछ सकता है। ठीक है, बस इतना सा है ना। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के दोस्तों अधिकार का उल्लेख, एक तो पॉलिटी हर किसी को आती है, कमाल की बात ये, एक तो पॉलिटिक्स हर किसी को आती है, और एक सबसे अधिक सवाल गलत भी इसी में होते हैं। ठीक है, हर किसी को आती है फिर भी गलत हो जाती है ना, क्योंकि आती तो है, क्या पेपर वाली आती है नहीं आती है, मुद्दा इस बात का है। देखो सवाल पूछा गया कि मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद में सहकारी समिति जो है इसके गठन का दोस्तों अधिकार दिया गया है। देखो ये आर्टिकल है 19(1) के अंदर सी, कौन सा है 19(1) में सी है। ए में बोलने की फ्रीडम आपके उसमें, सो बी में आपके जो है वो आपके, सो बी में, सी में आपके संघ बनाने का अधिकार है, उसमें संघ के अंदर ही सहकारी समिति को जोड़ा गया था ना। किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये आपकी याद करो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा जोड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सहकारी समिति 19(1) सी के अंदर जो है इसका उल्लेख है ना, तो 19(1) सी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये सब क्लोज है ना, 19 के अंदर क्लोज 1, उसके अंदर सब क्लोज कौन सा है, सी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उस मौलिक अधिकारों का चयन कीजिएगा उनका जो भारतीय नागरिक जो है उनको प्राप्त हुए। देखो एक तो क्वेश्चन सीधा आता है कि आर्टिकल 19 ऐसे नाम लिख देगा। ठीक है, एक उस आर्टिकल में क्या लिखा है वो आपसे पूछ लिया कि अब चयन करो कि मौलिक अधिकार आपके इसमें कौन से सिटीजन्स को मिलते हैं और कौन से जो गैर नागरिक हैं आपको उनको नहीं मिलते। देखो आपने सुना होगा ना 5 आर्टिकल होते हैं आपके, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 आर्टिकल जो हैं केवल जो इंडियन सिटीजन है उन्हीं को मिलते हैं, बाकी किसी को आपके नहीं मिलते, याद रखना। ठीक है, सो आर्टिकल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना, 15 हो गया। लोक नियोजन में अवसर की समानता आपके, ये आपके 16 आर्टिकल हो गया। आपके अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति दोस्तों आपके, इसका संरक्षण आपके आर्टिकल नंबर 29 हो गया, ये आर्टिकल 21 हो गया। तो आर्टिकल 21 नहीं है, ठीक है, ये आपके नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 होगा आपके आंसर लिखना, आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी सवाल पूछता है कि भाई साहब दोस्तों कौन से 3 मौलिक अधिकार जो है आपस में ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से 3 मौलिक अधिकार ट्राइंगल बनाते हैं, तो लिखना आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इसे बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसे, गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी सवाल पूछ लेता है गोल्डन ट्राइंगल कौन से है। ठीक है, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के डीपीएसपी किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं, दोस्तों ये तय करता है। देखो हमारे यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो आप आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट जाइए और दोस्तों 26 से आप हाई कोर्ट जाइए। ठीक है, और आपको वहां पर गारंटी के रूप से आपके फंडामेंटल राइट जो है वो आपको वापस दिलवाए जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ या फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लंघन हुआ तो आप जो है वो न्यायालय नहीं जा पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। और डीपीएसपी के उल्लंघन में नहीं जाओगे, ये बात कहां लिख रही है, आर्टिकल नंबर 37 के अंदर लिख रही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डीपीएसपी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं,
दोस्तों माना कि हमारी नज़रों में फंडामेंटल राइट अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, पर पेपर वाला फंडामेंटल राइट से सवाल ना पूछ करके डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वहां पर शिफ्ट दोस्तों हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं और शराब के सेवन पर दोस्तों प्रतिबंध लगाता है। देखो पोषण की बात हो रही है ना भाई, खराब चीजों पे बैन लगा रहा है, तो पोषण की बात हो रही है। पोषण की बात संविधान में आर्टिकल नंबर 47 के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डीपीएसपी जो है आपके, इसका उद्देश्य होता है आपके पब्लिक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य होता है। ठीक है, और सरकार जो भी दोस्तों योजनाएं बनाती है ना, आपके मनरेगा हो गया या फिर कोई आपके मेडिकल्स में आपके फ्री में मेडिसिन दिलवाने वाली योजना है, पोषण की योजना है, सारी की सारी डीपीएसपी पे डिपेंड होती है, ध्यान रखना है ना। तो आंसर नंबर आपके 47 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भाई साहब यहां दोस्तों तोते उड़नाते हैं। ठीक है, पहली बात तो आपने मौलिक कर्तव्य में आज तक जिंदगी में 4 लाइनें पढ़ी, कौन कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर 42वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा 210 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां जो है वो किससे आता है? 11वां जो है आपके वो आता है किससे? आपके 11वां है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आता है 2002 में, एजुकेशन संबंधित है। आपका मौलिक कर्तव्य समाप्त, भाग 5 स्टार्ट। ठीक है, इतने से काम चलेगा नहीं रसगुल्ला, पेपर का लेवल बढ़िया लेवल का आने वाला है, तैयार रहना दोस्तों ना। देखो हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके जब आपको याद करवाएंगे तो वहां पे आपको लिखवाऊंगा कि आर्टिकल 51 दोस्तों आपकी जी जो है, जी फॉर होता है ग्रीन, क्या होता है? जी फॉर ग्रीन होता है, मतलब पर्यावरण की बात यहाँ पे की है। किसकी बात की है? पर्यावरण की बात की है। तो कम से कम ये तो तय हो गया कि ये वाला दोस्तों आर्टिकल जो है पर्यावरण रिलेटिव है। आपके किस कौन सा पार्ट होगा? 51 जी होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों वन की भी बात हुई है आपके, इसमें वन की भी बात दोस्तों हुई है आपके, इसके अलावा झील की दोस्तों बात इसमें हुई है आपके। तो वन है, झील है दोस्तों, नदी है आपके, वन्य जीव है, किस वन्य जीव है, इनकी बात यहाँ पर हुई। तो वन, झील, वन्य जीव, इनकी बात यहाँ पर है, तालाब की बात नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऐसे पूछेगा कि राष्ट्रगान की बात हुई है क्या, राष्ट्रगीत की बात हुई है क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कौन दोस्तों भाग लेता है? ठीक है, देखो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसमें जो इलेक्टोरल होता है वो आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है कि निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, नॉमिनेटेड नहीं लेंगे ना। इसके अलावा इलेक्टेड एमएलए भाग लेंगे, नोट करना। और इसके अलावा आपके दिल्ली और पुदुचेरी जो है, यहाँ की जो विधानसभा है, यहाँ के भी जो इलेक्टेड एमएलए हैं वो भाग लेंगे। ठीक है, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, इसको हमने 70वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी यही सवाल पूछता है किसके द्वारा जोड़ा है, 70वां संविधान संशोधन आपको नोट करना है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित मेंबर। ठीक है, जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पेपर में गुरुजी सबसे लंबा वाला आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवारों को कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक दोस्तों लाने पड़ते हैं? देखो प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों अलग सिस्टम है आपके, प्रेसिडेंट के लिए कितने प्रस्तावक जो नाम का प्रस्ताव करेंगे, और ये ऐसे नहीं गांव से उठा के लोगों को लिया है ना कि गुरुजी मेरे 50 दोस्त हैं, ये प्रस्ताव कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लूं, नहीं, 50 एमपी एमएलए को लेकर आना है। ठीक है, 50 एमपी एमएलए, और उसके अलावा 50 एमपी एमएलए साइन करने वाले, ये अलग हैं। ठीक है, ये अलग होंगे, दोनों अलग अलग है। 50 एमपी एमएलए प्रस्ताव रखेंगे, 50 एमपी एमएलए साइन करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, वही दोस्तों आपके जो उपराष्ट्रपति होंगे आपके वहां पर 20-20 का सिस्टम है ना, 20 आपके प्रस्तावक, 20 आपके अनुमोदक होते हैं। लिखिएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, यह मेंबर किस किस क्षेत्र से होते हैं? देखो सो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है 12 मेंबर आपके सो, वह आपके किस किस से होते हैं? आपके वह होते हैं साहित्य, सुनिएगा, साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा, किससे होते हैं? साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा। ठीक है, वही दोस्तों राज्य में पूछूं आपसे, जहां पर भी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, तो यहां पर सवाल पूछूं आपसे कि यहां पर जो राज्यपाल आपके गवर्नर जो है 1/6 मेंबर नॉमिनेट करेगा आपके सो, तो यहां पर साहित्य होगा, विज्ञान होगा,
होगा, कला होगा, समाज सेवा होगा, लेकिन इसके अलावा एक सहकारी क्षेत्र भी यहाँ पर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। तो लिखिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? देखो अब ये तो तय हो चुका है कि पेपर में ये सवाल तो आपसे पूछने वाला है, अलग अलग तरीके से पूछने वाला है। ठीक है, पर एग्जाम में सवाल से पूछेगा। देखो आप क्या जानते हो, आप ये तो जानते हो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सांसद भाग लेते हैं, संसद के सभी सांसद जो है वो भाग लेते हैं। अब आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए और इसके अलावा पॉलिटी के अदर फैक्ट भी आपको सो यहाँ पर पता होना चाहिए, जैसे कि आपके कि सो क्या मूल संविधान में यही प्रणाली थी? आपके नहीं थी। मूल संविधान में लोकसभा और राज्यसभा का एक आपके जॉइंट आपके अधिवेशन होता था, संयुक्त अधिवेशन होता था, और वहीं पर आपके जो उपराष्ट्रपति है उनको चुनते थे। ये मूल संविधान में सिस्टम था ना। फिर ये कब आया सिस्टम? आपके ये आया 11वां संविधान संशोधन 1961 के अंदर यह सिस्टम आया था जो आप आज पढ़ रहे हो। और 21 आर्टिकल में आर्टिकल नंबर जो 66 है दोस्तों, आपके यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसका उल्लेख किया गया, जो कि अप्रत्यक्ष होगा। कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। इसके अलावा गुप्त होगा। मैंने किसको वोट डाली दोस्तों किसी को नहीं पता है, इसलिए दोस्तों आपके इंडिया गठबंधन के 20 एमएलए 20 एमपी ने वोट जो है एनडीए वाले को डाल दी। इंडिया गठबंधन के 20 एमपी ने वोट एनडीए वालों को डाल दी, पर पता लगता ही नहीं किसने किसको वोट डाली। गुप्त मतदान होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सो यहाँ पर आपके अप्रत्यक्ष। भारत में जितने भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होंगे उसमें एक ही सिस्टम काम करता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है ना, एकल संक्रमणी मत पद्धति। यहाँ पर आपको एक वोट नहीं डालनी पड़ती, आपको यहाँ पर वरीयता देनी पड़ती है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि नंबर 1 किसको दूंगा, नंबर 2 किसको दूंगा। अच्छा बताओ, अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ है उसमें निर्वाचन अधिकारी कौन थे ना? अभी जो चुनाव हुआ है उसमें निर्वाचन जो अधिकारी है वह कौन है? ये क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा ना। चलिए हमारा आंसर क्या होगा? सो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, नोट करना कि लोकसभा के मेंबर होंगे, राज्यसभा के मेंबर होंगे, विधानसभा नहीं होगी, विधान परिषद नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। मैंने सवाल आपसे ये पूछा, बाल में कुछ अटका हुआ है दोस्तों। अरे यार ये सुबह दोस्तों जो वो फोड़े थे ना, बम फोड़े थे, वो अटक गए होंगे मुझे लग रहा है। तो निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे आपके? अरे निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे आपके? पीसी मोदी। लिखो पीसी मोदी जो है ये निर्वाचन अधिकारी थे, ध्यान रखना। आगे चलिएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रयुक्त संयुक्त अधिवेशन के स्थान पर निर्वाचक मंडल का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में किया गया? अब ये निकलेगा छुपा रुस्तम सवाल दोस्तों ना। हाँ, दुनिया याद तो करके जाएगी निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, पेपर में ये सवाल आएगा छुपा रुस्तम सवाल, इसको तैयार रखना। ठीक है, और कौन सा अधिवेशन हो गया? 11वां अधिवेशन हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है ना। संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में मंत्री परिषद के मेंबर सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं? देखो दोस्तों आर्टिकल 75 होता है ना, इस आर्टिकल 75 में एक तो आपके भाग 2 है, एक आपका पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, भाग 2 में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है वो लिखा हुआ है, और भाग 3 में पूरा की पूरा मंत्रिमंडल आपकी जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, और जो आपकी पूरी मिनिस्ट्री है वो सामूहिक रूप से जो लोकसभा है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी। ये आपको ध्यान रखना। सवाल पूछ रहा है कि सामूहिक रूप से किसके प्रति होगी आपके, तो लोकसभा के प्रति होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल का पहली बार विधिवत गठन जो है वह किस तारीख को दोस्तों होता है? देखो लोकसभा पूछूं आपसे, इसका गठन किस तारीख को होता है? आपके 17 अप्रैल 1952 को होता है। पर ध्यान रखना, पहली बैठक पूछू कब होती है आपके, तो पहली बैठक पूछूं आपसे 13 मई 1952 को पहली बैठक होती है। ठीक है, वहीं आपकी जो राज्यसभा है इसकी भी पहली बैठक कब होती है? इसी तारीख को होती है। सवाल पूछे कि भारत में जो पार्लियामेंट है, संसद की पहली बैठक कब होती है आपकी, तो पहली जो बैठक है वह 13 मई 1952 को होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है जो हाउस ऑफ पीपल है इसका गठन कब होता है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 17 अप्रैल दोस्तों इस तारीख को होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऑप्शन बहुत आसपास ही दोस्तों ना, ऐसा नहीं बहुत दूर दूर ऑप्शन है, आसपास ही ऑप्शन है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो आपके मान लो दोस्तों जो ज्वाइंट सिटिंग होती है आपके, आप जानते हो इस ज्वाइंट सिटिंग के अंदर हेड कौन होता है आपके, इसमें हेड होता है लिखना आपके, पहली बात तो जो लोकसभा आपके अध्यक्ष होंगे वो हेड होंगे। मान लो दोस्तों ये है ही नहीं, ठीक है, तो इनके स्थान पे कौन होंगे, इनके स्थान पर जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो हेड होंगे। ठीक है, सो मान लो ये भी नहीं है तो इसके बाद कौन होंगे, सो कायदे से इसके बाद
बाद किसका नंबर आना चाहिए, कायदे से इसके बाद जो है वो भारत के जो उपराष्ट्रपति है इनका नंबर आना चाहिए। पर आप जानते हो कि उपराष्ट्रपति भारत में संसद के मेंबर नहीं होते हैं, उपराष्ट्रपति भारत में संसद के मेंबर नहीं होते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग में वही भाग लेगा जो संसद का मेंबर होगा, इसलिए उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेंगे इसमें। इनके स्थान पर जो आपके राज्यसभा के उपसभापति होंगे वो भाग लेंगे और वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो लिखना राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल है। कभी कभी दोस्तों गलतियां हमसे है ना ऐसी होती है जिसको घर पे आने के बाद में रिग्रेट होता है। वो गलतियां इसलिए होती है क्योंकि हमने प्रयास नहीं किया होता है, हम पहले से उस सवाल से डील नहीं किए होते हैं। अगर सवाल से आपने डील किया हुआ है पहले तो पेपर में गलत नहीं होगा, सीधा पेपर में ही डील करोगे तो दोस्तों डील होगा ही नहीं आपसे ना। देखो इस क्वेश्चन को देखो, आपके लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं आपको लेवल दिखा रहा हूं पॉलिटी का, ठीक है, कि जो आपका एग्जाम का जो लेवल होगा ना वो इसी प्रकार होने वाला है। ये मेरा आपसे, ये आप तय मान के चलना, ठीक है। वो लल्लू टाइप का पेपर नहीं पूछेगा 4 ऑप्शन में पहला परिसीमन आयोग कब बना ना, वो नहीं आएगा। लोकसभा के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ा करके 545 हुई। ठीक बात दोस्तों ना, 525 से 545 होती है और 2 मेंबर अब कम हो गए। कहां से कम हो गए, एंग्लो इंडियन कम हो गए। कैसे कम हो गए, 104वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा कम हो गए ना। वर्तमान में लोकसभा में जो आपके एससी है उसके लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट जो है वह रिजर्व है। एकदम ठीक बात है, ठीक है, दोनों ही बढ़िया स्टेटमेंट है, नोट कर लो। एससी के लिए आपके 84, एसटी के लिए 47 सीट जो है यह रिजर्व होंगी। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि जो सेकंड वाला दोस्तों ऑप्शन मैंने लिखा है आपके सामने, सेकंड वाला जो ऑप्शन है यह संविधान में किस आपके आर्टिकल में लिख रहा है, बताओ। सेकंड वाला जो ऑप्शन है यह संविधान में आर्टिकल कौन सा जहां पे लिखा हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, ठीक है। तो कोरम पूछूं आपसे, इसे हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। क्या बोलते हैं, गणपूर्ति, ठीक है। मतलब कि दोस्तों कोई मीटिंग को स्टार्ट करना है तो उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, कोई मीटिंग को स्टार्ट करना है तो उस मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कितने न्यूनतम लोग चाहिए ही चाहिए। मान लो आपके टोटल आपके 543 दोस्तों ना, तो न्यूनतम 1/10 मेंबर चाहिए, मतलब कि न्यूनतम 55 मेंबर चाहिए। अगर 55 से कम मेंबर होंगे तो लोकसभा की मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, इससे अधिक होंगे तभी मीटिंग आपकी स्टार्ट होगी। तो 1/10 आपके कोरम होता है, गणपूर्ति होती है। मिनिमम नंबर जो है आपके यही होता है 1/10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं बेटा विचार। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय, ठीक दोस्तों बात आपके 25वां अमरावती हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कोलकाता हाईकोर्ट दोस्तों इसका क्षेत्राधिकार, ठीक बात है। कोलकाता हाईकोर्ट के अंदर कौन आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके अंदर आता है, ये एकदम ठीक बात है, आपको ध्यान रखना है। भारत में उच्चतम न्यायालय की प्रधान पीठ दिल्ली के अंदर, ये भी ठीक बात है आपके। भारत में सबसे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना, नहीं दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की नहीं हुई थी, 1861 का जो अधिनियम है इसके द्वारा, मैंने कहा था 1862 के अंदर आपके कलकत्ता बॉम्बे और आपके मद्रास, ये 3 हाईकोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता की स्थापना 1 जुलाई 1882 को पहला हाईकोर्ट के रूप में होती है ना। फिर 1866 के अंदर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसकी स्थापना होती है। माना कि वर्तमान में सबसे बड़ा जो हाईकोर्ट है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है। दोस्तों इलाहाबाद को वकीलों की नगरी भी कहते हैं, आप जानते हो। और ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा, ये गलत हो गया यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान दोस्तों है ना। तो राज्यपाल जो है वो कौन है आपके, तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में, मतलब सो राज्यपाल पावरफुल पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, लेकिन फिर भी किसी के अंडर ही काम करती है, सेंटर के अंडर ही काम करती है। ये कहने वाली कौन है, जो कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल रही है ना। और वह राज्य कौन सा है, वह राज्य है आपके उत्तर प्रदेश। कौन है, सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आपको नोट करना है, इन्होंने ये लाइन कही थी, ध्यान रखिएगा ना। राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं होती है ना। तो राज्यपाल में ये 4 शक्ति लिखी हुई है, कौन सी नहीं होगी, विधानसभा को स्थगित करने की पावर, विधानसभा के सत्र अवसान करने की पावर, विधानसभा को आहूत करने की
पावर और जो विधानसभा उसको विघटन करने की पावर, आपको ध्यान रखना है। देखो जब भी दोस्तों आप है ना सेंटर में राष्ट्रपति पढ़ते हो, प्रेसिडेंट पढ़ते हो, उस समय आपको स्टेट में गवर्नर को भी पढ़ना है, और जब स्टेट में गवर्नर पढ़ो तो उस समय आपको सेंटर में जो प्रेसिडेंट है उनको भी पढ़ना है दोस्तों ना। प्रेसिडेंट के पावर इनके पास पूछूं दोस्तों आपके, इनके पास में सत्र को चालू करने की पावर होती है, इसको बोलते हैं सत्र को समनिंग करना ना, समनिंग कहते हैं, ठीक है। इनके पास में सत्र को समाप्त करने की पावर होती है आपकी, ये भी आपको नोट करना है, ये आपके प्रोपगेशन की पावर भी इनके पास, ठीक है। वही सत्र को दोस्तों विघटित करना है, ये पावर भी इनके पास में है, लेकिन अगर बीच में रोकना है इसको बोलते हैं स्थगित करना, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको एडजोन करना, क्या ना, एडजोन करना। तो यह पावर उस आपके सत्र के जो अध्यक्ष हैं उनके पास होगी। अगर वह लोकसभा के अंदर है तो आपके जो स्पीकर है उनके पास होगी, और अगर राज्यसभा के अंदर है तो आपके वहां पर आपके जो भी सत्र का अध्यक्ष होगा उसके पास पावर होने वाली है, वो स्थगित करने की पावर उसके पास होगी। तो लिखना सत्रावसान करने की पावर राज्यपाल के पास है, आहूत करने की पावर है, विघटन की पावर है, पर स्थगित करने की जो पावर होगी वो किसके पास में होगी, उस विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनके पास होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, और ये 6 राज्य दिए हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है किन राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। अब उत्तर प्रदेश में है तो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल पूछे आपसे कहां पर विधान परिषद है, तो तू भी मजा कर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तू भी मजा कर ट्रिक आपको याद भी होगी बचपन से ही। टी फॉर तेलंगाना, यू फॉर उत्तर प्रदेश, BHI फॉर बिहार, M फॉर महाराष्ट्र, A फॉर आंध्र प्रदेश, KR फॉर कर्नाटक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो अभी तो केवल आपको मैं 6 ही दोस्तों लिखवा रहा हूं ना, अभी तो 6 ही लिखवा रहा हूं कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अब जब पढ़ेंगे हम भविष्य में आगे तो इनमें कितनी कितनी सीटें आपको वो भी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में 100 सीट होती हैं जो कि सर्वाधिक होती हैं, आप जानते हो ना। बिहार में आपके 75 है, ऐसे लिखना। तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, सो मध्य प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है आपके, सो कर्नाटक। तो 4 आंसर नहीं आएगा, 4 नहीं है तो आपके ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 1 2 3 5 4। अब ऐसा नहीं कि आपको सबके बारे में पता हो दोस्तों, अगर आपको ये भी पता है कि मध्य प्रदेश नहीं है तो भी आंसर हो गया। देखो आपके ना 4 यहां से कटा, यहां से कटा, यहां से कटा, आंसर आपके सामने। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 लागू हुआ। ये यूपीएससी ने अपने सिविल सर्विस एग्जाम में सवाल पूछा, उसके बाद में विभिन्न स्टेट PCS के अंदर, SI के अंदर ये सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है। देखिए पंचायत, PESA का मतलब क्या होता है, पंचायत का एक्सटेंशन कहां पर, शेड्यूल एरिया में, ठीक है। तो पंचायत का एक्सटेंशन कहां पर, शेड्यूल एरिया के अंदर। ये PESA अधिनियम है, कब का है, 1996 में, और भारत में ये दिलीप भूरिया जो कमेटी है आपके, इसकी सिफारिश पर आता है, ठीक है। अब देखो बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी आपकी, ये पंचायती राज की कमेटी है ना। संथानम कमेटी की सिफारिश पर 1964 में भारत के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है, सतर्कता आयोग की स्थापना होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नगरीय स्थानीय निकायों में संबंधित 74 नंबर का संविधान संशोधन, बस अभी रुकिए ना 15 मिनट और रुकिए, ये मैं पूरे क्वेश्चन करा दूं एक बार, फिर दोस्तों आपके सामने जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए उसकी बात करेंगे ना। तो 74 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम जो है कब लागू हुआ। देखो 73 वाला तो आप जानते हो, 73 वाला तो आप जानते हो कि गुरुजी 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। अच्छा दोस्तों आप में से आपको दिल पे हाथ रख के सवाल बोलना है कि मैंने आपसे दोस्तों ये कहा था क्या, मैंने बार बार कहा था कि बिहार वालों तैयार रहना, आपका एक सवाल निश्चित तौर पे आने वाला है कि 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस जो है कहां पर हुआ था। और मैंने कारण बताया था आपको, मैंने कारण कहा था कि पहलगाम घटना के बाद में पहली बार जो मोदी जी आपके वो यहां पर बोल रहे थे, याद कीजिएगा, पहलगाम जो घटना हुई उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री बोल रहे थे और साफ साफ कह रहे थे, वहां से आपके मधुबनी से साफ साफ कह रहे थे कि हम आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। और ये क्वेश्चन आज BPSC ने पूछा ना, यही क्वेश्चन आप जो है और देख लेना, मैंने साफ साफ कहा था कि बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आज टप का एग्जाम में BPSC के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए तो मैंने कहा नगरीय प्रशासन की बात करूं आपसे तो लिखना आपके ये 1 जून 1993 नोट करना, ये आपके अर्बन लोकल गवर्नेंस 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ये भी दोस्तों 1992 का, पर लागू कब होता है, 1 जून आपके 1993 में लागू होता है, ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। देखो इंटर स्टेट दोस्तों काउंसिल, पहली बात तो आपको यह पता होने चाहिए कि राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, सरकारी दोस्तों आयोग आपके, और आपके कुरियन जोसेफ कमेटी, लिखना ये लेटेस्ट कमेटी है, ये भी आपको पक्का मिलेगी कहीं ना कहीं आपके, कुरियन जोसेफ कमेटी जो है, इन चारों का संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन जो है इससे है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध जो है इस
इससे संबंधित आपको ध्यान है। तो राजमन्नार आयोग तमिलनाडु ने बनाया था आपके। पुंछी आयोग जो आपके, इसका संबंध भी इसी से है। सरकारिया जो आयोग है आपके 1983 में बनता है, ध्यान रखना। और इसी की रिकमेंडेशन थी कि भारत में इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए। माना कि दोस्तों इसके बारे में जिक्र संविधान में आर्टिकल नंबर 263 में किया गया है, पर इसने रिकमेंडेशन दी कि भाई इसकी स्थापना करो, कुछ भी नहीं होगा आपके संविधान में लिखे होने से। तो आपके सरकारी आयोग ऑप्शन नंबर सी नोट करना है, ये 1983 में आपके बनाया गया था ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएसआई में पिछली बार भी 21 में भी हल्का क्वेश्चन पूछा गया था इससे संबंधित, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को होता है, ठीक बात है आपके। ये कैसा आयोग है? ये आपके वैधानिक आयोग है, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के अधिनियम से होती है ना। आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र होते हैं, ठीक बात है आपके। इस आयोग के अध्यक्ष व मेंबर्स को उनके पद से प्रधानमंत्री हटाते, तो नहीं, आपके हटाने का काम किसके पास? हटाने का काम आपके राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अपॉइंट भी राष्ट्रपति करेगा, हटाएगा भी राष्ट्रपति। अपॉइंट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कमेटी होगी, पर आपको ये ऑप्शन गलत है, नोट करना। आपके ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर आपके 1 ठीक आंसर है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित? देखो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन जो होता है ना, अब ये जिसको आता है उसका मार्किंग में दोस्तों वो थोड़ा बहुत ऊपर जाता है ना। ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएगा मार्किंग में वो ऊपर जाएगा, क्योंकि हर हल्का क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, पर ये क्वेश्चन वही करेगा जिसने पेपर की जो नीति है उसको समझा है, पेपर की दोस्तों पेपर की डिमांड क्या है उसको समझा है। जैसे आयोग पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अभी आपको ये वाले आयोग भी ढंग से देखने चाहिए। जैसे पुंछी आयोग है वर्ष 2007, ठीक बात है। सरकारी आयोग 1980 नहीं 1983, मैंने अभी तो कहा था आपसे 83 में स्थापना हुई थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 के अंदर मोरारजी देसाई साहब इसके अध्यक्ष थे उस समय ना। और सेकंड दोस्तों एआरसी जो है आपके, सेकंड एआरसी 2005 में वीरप्पा मोइली, कौन? वीरप्पा मोइली इसके हेड थे, ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो गया? गलत पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है, सरकारी आयोग आपका ठीक आंसर है, ध्यान रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? ठीक है, देखो ये सवाल दोस्तों लाने का उद्देश्य ये था कि हम लोग ये बार बार पढ़ते हैं कि 89वां संविधान संशोधन आपके 2003 जो है, इसके द्वारा भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना होती है, आर्टिकल 338 में। ये बार बार आप पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं पढ़ते हो कि स्थापना कब होती। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा स्थापना कब हुई, और 2003 सवाल में दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है ना। अब आप सोच के देखो, जिस दिन एग्जाम में दोस्तों इसके स्थान पे 2003 ऑप्शन आ गया, 90% बच्चा इसका आंसर जो है वो 2003 लगा के आएगा, और यहां पर तय होगा कि सिलेक्शन किसका होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमने जो पढ़ा है दोस्तों वो इतना ही पढ़ा है, हमने उसका एक स्टेप आगे पढ़ा ही नहीं था ना। तो ध्यान रखना 2003 का दोस्तों आपके अधिनियम है, कब लागू होता है? 2004 में। 2004 के अंदर जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब की स्थापना होती है। गठन कब होता है? 4 में होता है। अधिनियम किस वर्ष का है? 2003 का है, ठीक है। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर होते हैं, वो आपने सुना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष होती है? ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया था आपके, इससे रिलेटिव क्वेश्चन है ना। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एनसीपीसीआर कहते हैं इसको, 2005 का दोस्तों अधिनियम है, और 2007 में इसकी स्थापना होती है, आप जानते हो। इसमें कुल 6 मेंबर होते हैं, 6 में से 2 महिला मेंबर होती है, नोट करना आपके। तो मैंने आपसे कहा इसका आंसर पूछ रहा है, देखो अब 5वीं ऑप्शन में और 7वीं ऑप्शन में, ठीक है, 5वीं ऑप्शन में और 7वीं ऑप्शन में ना। अब जिसने केवल इतना ही पढ़ा है वो इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये 7 भी आपको पढ़ना ही था ना, तो लिखना ऑप्शन नंबर 20 2007 जो है करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए? कुछ दोस्तों राज्यों के आपके विशेष प्रावधान किस किस आपके संविधान संशोधन में याद करना है, ठीक है। जैसे कि 13वां संविधान संशोधन नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के लिए 13वां दोस्तों ना। ऐसे आपके तो पूछूं तो आपके 53वां पूछूं आपसे तो ये आपके मिजोरम के लिए ना, 55वां पूछूं आपसे अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है, इसके लिए 56वां पूछूं आपसे गोवा के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ आपको याद करने हैं ना। तो नागालैंड के लिए कौन सा? 13वां संविधान संशोधन 1962 लिखना, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का अलग स्टेट बन गया, और इसी तारीख को नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत 10 दिन के लिए होती है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने घोषित किया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की पावर है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के दोस्तों अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सवाल दोस्तों इस प्रकार डिजाइन किया गया, देखो मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूं कि सवाल टफ आ सकता है, ऑप्शन भी टफ आ सकते हैं ना। ये सवाल दोस्तों ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक बार पढ़ने पे समझ में नहीं आएगा, आपको 2-3 बार
दोस्तों पढ़ना ही पड़ेगा सवाल को, ठीक है। सवाल दोस्तों यह कह रहा है कि आपके सो देखो हमारे यहाँ पर दोस्तों जंग छिड़ गई थी आपके सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच में, कौन सुप्रीम है इस बात की जंग छिड़ी, ठीक है। दोस्तों वहां पर दोस्तों आपके हमारे यहाँ पर एक केस हुआ आपके सो, जिस दोस्तों केस का नाम था आपके, हमारे यहाँ केस होता है आपके सो, और आपके उस केस का नाम था गोलकनाथ केस। क्या नाम था? गोलकनाथ केस था। ये 1967 की बात है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई संसद के पास में संविधान में संशोधन करने की पावर नहीं है, ठीक है। संविधान में संशोधन करने की जो पावर है वो नहीं है, ये इस केस में कहा गया, गोलकनाथ केस में, ठीक है। ये आपके 1967 की दोस्तों बात है ना। ये बात जब संसद को पता लगे तो संसद ने कहा कि भाई साहब हमारे ऊपर दोस्तों राज। संसद ने 1971 में 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया और ये कह दिया कि संसद के पास में संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। क्या है? असीमित शक्ति है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। न्यायालय इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये साफ साफ किसने कहा? साफ साफ आपके 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा था कि भाई साहब अपना नंबर कब आएगा। नंबर आया 24वां संविधान, नंबर आया जो आपके 24 अप्रैल 1973, याद करना, केशवानंद भारती केस। कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस है। और इस केस में कहा गया कि संविधान में संशोधन की संसद के पास शक्ति है लेकिन सीमित है, और जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जो है यहीं पर इंट्रोड्यूस करा दिया। तो जो सवाल कह रहा है, सवाल सुनो, संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की पावर है? और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13, याद करो, जुडिशियल रिव्यू, मैंने आपको अभी कहा था ना, जुडिशियल रिव्यू के अर्थ के तहत एक कानून नहीं होगा। ये 24वां संविधान संशोधन कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 1971 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा मेंबर की कुल संख्या एवं उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। देखो सवाल दोस्तों ये भी लिख सकता था कि मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान संशोधन तय हुआ, नहीं, सवाल को बड़ा करके नहीं आपको दोस्तों होपलेस करना था ना। सवाल ये लिखता ना कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है यह किस संविधान संशोधन से तय हुआ था, तो भी आंसर इसका 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 होता। पर सवाल को बड़ा किया गया है कि आप सवाल पढ़ो ही मत। सवाल आसान था, आप पढ़ो ही मत दोस्तों ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे देखिए, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, ठीक बात है। अब देखो ये ऑप्शन जिसको नहीं पता है मामला खराब हो जाएगा ना, कि 128वां बिल है। हम लोग दोस्तों कई बार जो केवल अधिनियम का नंबर याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट है उनका आपको बिल नंबर भी नोट करना है कि 128वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है आपके। अभी दोस्तों 130 आ चुके हैं, ठीक है। 129वां था वन नेशन वन इलेक्शन वाला, और 130वां है कि अगर किसी को 1 माह की जेल हो गई है तो आपके वो मंत्री नहीं रहेगा, वो वाला है, ठीक है। ये पास नहीं हुए है ना, ये 128 वाला पास हो गया, 106वां अधिनियम बन गया। जो पास होता है वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो गया है ना। इस अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होंगी, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 1, 2 और 3 आपको ध्यान रखना है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही दोस्तों काला क्रम बताइए। देखो आपके इनमें राज्यों की स्थापना का क्रम बताना। देखो पहला क्वेश्चन आपके सिक्किम की स्थापना, अब आपको पता ही नहीं है सिक्किम की स्थापना कब हुई है तो नहीं कर पाओगे, 1975 है ना। अरुणाचल प्रदेश आपके 1987 के अंदर ना, नागालैंड आपके 1963 के अंदर, हरियाणा पूछूं आपसे 1966 के अंदर होती है। देख लो दोस्तों आपके सबसे पहले हरियाणा आपके ये आएगा आपके, हरियाणा आपके क्या पूछ रहा है आपके राज्य, तो राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ उसके बारे में पूछ रहा है। ये आपके नागालैंड, अच्छा पहला नागालैंड आएगा, पहले नागालैंड आएगा। नागालैंड कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद हरियाणा आएगा आपके, हरियाणा यहाँ पर हो गया। इसके बाद सिक्किम आएगा, सिक्किम यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना वर्ष 2000 में नहीं हुई, ठीक है। तो 2000 में 3 की स्थापना हुई है, CUJ, ऐसे ही याद करना है इसको, CUJ है ना। सी की स्थापना कब आपके, ये 1 नवंबर को है ना, ये कब होती है 9 नवंबर को, और ये कब होती है, ये आपके 15 नवंबर 2000 में होती है। तीनों की तीनों सन 2000 में स्थापना है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है, उत्तराखंड यूपी से अलग होता है, झारखंड आपके बिहार से अलग होता है। तो कौन नहीं है? अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया? देखो नहीं किया है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ते ना,
मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको हर तरह की गलती आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। कभी कभी दोस्तों पेपर में इतना दबाव होता है कि हमको नहीं दिखता ही नहीं है, हमें दिखता है कि किस विवाद में भारतीय संविधान का भाग आपके बनाया गया। और ऑप्शन नंबर 1 जो होता है भाई साहब, वो है केशवानंद भारती केस। हम जो है इस पर लगाते हैं, घर आते हैं और बगल वाला पूछता है क्या करा इसका आंसर, तो बोलते हैं यस। इतना आसान क्वेश्चन पूछा था, मैंने तो अपनी नोटबुक में पढ़ा था कि केशवानंद भारती केस है ना, वो बोलता है नीचे देख नीचे। आप देखते हो रसगुल्ला किस केस को, आपके सो बेरूवाड़ी केस को, जैसे बेरूवाड़ी को देखते हो पानी पानी हो गया है ना। तो ध्यान रखना, नहीं पूछा है तो नहीं आपके बेरूवाड़ी केस। तो बेरूवाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है, जबकि केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। इसलिए इन सवालों को आराम से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? आराम से, तसल्ली से पढ़ना है। एक सवाल छूट जाए कोई बात नहीं, पर जो पढ़ो वो तो ठीक हो कम से कम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ध्यान रखिए ना। निम्नलिखित में से किस बात में न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती? अभी मैंने कहा आपसे संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, गोलकनाथ केस था, नोट करना आपके। और केशवानंद भारती केस में कहा कि कर सकती है पर उसमें जुडिशियल रिव्यू होगा, ये साफ साफ कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपको नोट करना है, गोलकनाथ मामला ना। एक दोस्तों क्वेश्चन और देखिए, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और ये देखा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है? कभी सवाल पूछे ना कि राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 21 है ना, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के अनुसार। इसकी नींव किस केस में रखी गई थी? मोहनी जैन केस में। किसमें? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य जो है। ऐसे में आपको बहुत सारे केस आपको लिखवाऊंगा अपनी क्लास में। तो मोहनी जैन केस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। इस केस में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाने की बात कही गई थी, जीवन के अधिकार से जोड़ने की बात जो कही गई थी ना। आगे देखिए, वरीयता क्रम का सही दोस्तों क्रम क्या है? कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है कि भाई जो प्रेफरेंस आपके साथ होती है, आपके प्रेसिडेंस जो होती है कि भाई भारत में सबसे ऊपर कौन, उसके बाद कौन, ये क्रम पूछता है आपसे। इसका सही क्रम दोस्तों क्या है? देखो सबसे ऊपर भारत में कौन है? प्रेसिडेंट सबसे ऊपर भारत में, ठीक है। सबसे ऊपर कौन? प्रेसिडेंट भारत में सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। उसके नीचे कौन होता है? प्रधानमंत्री दोस्तों उसके नीचे होता है। नंबर 3 पोजीशन किसकी? प्रधानमंत्री की। नंबर 4 होती है राज्यपाल। किसकी होती है? नंबर दोस्तों 4 आपके राज्यपाल। नंबर 5 किसकी? नंबर 5 आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट। किसकी है? फॉर्मर प्रेसिडेंट की नंबर 5। तो पहली प्रेसिडेंट, सेकंड आपके वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ गवर्नर और पांचवी आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट की। देख लो आप आपके पहली राष्ट्रपति, दूसरी प्रधानमंत्री नहीं होगी। पहली राष्ट्रपति, दूसरी उपराष्ट्रपति, तीसरी पूर्व राष्ट्रपति नहीं है। पहली राष्ट्रपति, दूसरी उपराष्ट्रपति, तीसरी प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। ये ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये ठीक दोस्तों आंसर आपके सामने, ठीक है। ये आपके 50 क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर कंप्लीट हुए। पहले